Hello students, how are you? Welcome you again in chemistry class, and our today's topic is solubility. Actually this topic we have taken from chapter 2 solution, and in this topic we will study about the solubility of solid into liquid and solubility of liquid gas into liquid. Okay, so we'll start from the definition of solubility. Solubility किसे कहते हैं देखते हैं. देखिए सॉलिबिलिटी क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है. Solubility of a substance may be defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature. जरा समझते हैं इस चीज को. देखिए यहां पर कहा गया है कि अगर हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्वेंट है और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर, तो वो उसकी सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे मैक्सिमम वी कैन डिसॉल्व 36 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इनटू 100 ग्राम वाटर. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम NaCl की सॉलिबिलिटी देखें वाटर में तो इट इज 36 ग्राम. ओके, क्योंकि हम मैक्सिमम 36 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है. सॉलिबिलिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहाँ एक टर्म और काम में आई है, आपने देखा हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. हमने पिछले वीडियो में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था. मैं वापस से रिमाइंड करा देता हूं आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते और आपने ऑलरेडी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है. ठीक है ना. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एज वी हैव ऑलरेडी डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू इट. ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो आई थिंक यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी. अब अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, तो हम अब सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं सॉलिड की लिक्विड में. और जो सॉलिबिलिटी है वो गैस की भी लिक्विड में होती है, लेकिन सबसे पहले हम सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करेंगे. तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए इसके लिए हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, तो देखते हैं इसे हम. तो यह डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फॉर द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन द सॉलिड रेफर टू अ सॉल्यूट. जब आप सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at particular temperature is called solubility. इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वही और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वही उसकी क्या है? सॉलिबिलिटी है. तो ये एक तरह से जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है एक सॉलिबिलिटी, तो सॉलिड की लिक्विड में जब हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए भी यही डेफिनेशन हम यूज में ले सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक लाइन और हमने ऐड की हुई है इसमें, देखो, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन. अब अगर देखा जाए कि ये जो सॉलिबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो अब ये फैक्टर्स देख लेते हैं. पर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्टर. देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें देखना है कि जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, जो लेस क्वांटिटी के अंदर हम ले रहे हैं सब्सटेंस सॉलिड, और उसे हम जिस लिक्विड में, जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों का नेचर कैसा है. ठीक है. इसके लिए, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी हमारे पास में टर्म है जिसको हम यूज में ले सकते हैं. और वो सिंपल सी टर्म क्या है हमारे पास? और वो सिंपल सी टर्म है हमारे पास कि एक है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है ना. देखिए यहां जैसे लिखा हुआ है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हिंदी में अगर हम बोलें तो समान समान को घोल लेता है. मतलब जो एक जैसे होते हैं, जिनका नेचर एक जैसा होता है, वो एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है. तो इसको आप यूं समझें जैसे अगर हमारे पास में कोई पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, या नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देखिए कि जो NaCl होता है, ठीक है ना, जो NaCl होता है, तो NaCl के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें NaCl जो है वो किस में डिसॉल्व होगा बताओ. NaCl को अगर डिसॉल्व करना चाहें तो NaCl
सॉलिड स्टेट में है, और पोलर है कि नॉन पोलर, ये भी बताएं। तो जो NaCl है वो कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड है, तो यानी पोलैरिटी तो है ही इसमें। तो NaCl किस में डिसॉल्व होगा, NaCl इंटू वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर में डिसॉल्व क्यों होगा NaCl, वाटर में डिसॉल्व इसलिए हो जाएगा क्योंकि वाटर जो है, वाटर इटसेल्फ इज अ क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए NaCl जो है वो वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो एक नॉन पोलर सब्सटेंस ले लें हम। तो नॉन पोलर सब्सटेंस में आप देखिए, एक बताएं कौन सा नॉन पोलर हो सकता है, कोई सब्सटेंस इस तरह का, कोई भी नॉन पोलर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी नॉन पोलर होती है। तो अगर मैं इनको सॉल्वेंट ले लेता हूं, तो ये सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं। जैसे एक आता है नेफ्थलीन आता है, ठीक है, नेफ्थलीन आता है। तो ये जो नेफ्थलीन सब्सटेंस होता है, नेफ्थलीन, ये ध्यान रखना नेचर में कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है। और नेफ्थलीन को अगर आप डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन को आप डिसॉल्व करते हैं किसमें, नेफ्थलीन इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर इसको डिसॉल्व करो आप, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर है, और नेफ्थलीन जो है ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, उसका नेचर और सॉल्वेट का नेचर, ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। हाँ, अगर इसका अपोजिट करते हैं, जैसे हमने देखो NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, इस NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं करके, NaCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, और आप NaCl को किस में डिसॉल्व करते हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड में, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कैसा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर है, और NaCl आयनिक या पोलर है, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद आता है देखो सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी इन 11th स्टैंडर्ड। हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, चलिए पहले एक बार इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए, जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। द सब्सटेंस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। और जब इनमें इंटरेक्शन होता है तो ड्यू टू दिस इंटरेक्शन दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है वाटर और सब्सटेंस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, उतना ही ज्यादा, ध्यान रखना, वो लैटिस को ब्रेक करती है और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती है। अब एक्चुअली अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है वो आयनिक है, तो आप देखो आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो आयंस होते हैं वो लैटिस एनर्जी से बाउंड रहते हैं, ठीक है, उनमें लैटिस एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर आप ये देखें कि उन्हें इतनी एनर्जी दे दी जाए कि जो उनका लैटिस है वो ब्रेक हो जाए, तो इजिली वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप किसी आयनिक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर उसमें इंटरेक्शन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। जैसे आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो Na और Cl के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स तो है, और NaCl आपस में जुड़ करके एक लैटिस में फंसे हुए हैं सारे के सारे। तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो उस लैटिस को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आप वहां पर उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इंटरेक्शन तो होगा ना, NaCl के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। इफ दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ध्यान से सुनना, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ग्रेटर है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसकी लैटिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो सब्सटेंस सॉल्युबल हो जाएगा।
और अगर ये लैटिस एनर्जी ग्रेटर है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब लैटिस ब्रेक नहीं हो पाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाएगी और वो जो सॉल्यूट है हमारे पास वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहां पर मैंने हेडिंग में हाइड्रेशन के साथ में सॉल्वेशन एनर्जी और काम में ली है, सॉल्वेशन का भी बात की है। तो सॉल्वेशन एक्चुअली क्या होता है, ये सभी सॉल्वेंट के लिए काम में आता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपके पास वाटर है तो हम हाइड्रेशन काम में लेंगे। ठीक है ना, अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, लेकिन वाटर या उसके अलावा कोई दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है तो उस केस में हम वहां पर सॉल्वेशन एनर्जी काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि सिंपल सा है, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी इनसॉल्युबल, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन सॉल्युबल। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। चलिए, तो टेम्परेचर की बात करें तो देखो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, ये देखेंगे हम इसमें। तो इससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो उसके बाद हम इस को और डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी सॉल्यूट को सब्सटेंस उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपने उसको डिसॉल्व किया, ठीक है ना, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर आपने सॉल्यूट को वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें हीट रिलीज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दूसरा, अगर आप किसी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है जब आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। तो हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखें कि जब हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में और एनर्जी बाहर निकल रही है तो हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट मीन्स दैट प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर हीट। उस प्रोसेस को हीट रिक्वायर नहीं है क्योंकि वो तो हीट को इवॉल्व कर रहा है। और अगर ऐसे प्रोसेस में आप हीट दे देते हैं तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली, अगर किसी प्रोसेस में कोई एंडोथर्मिक है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उस प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आप हीट दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आप हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं। और आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वहां क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और अपने प्रोसेस को सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ाएगा या ज्यादा डिसॉल्व करेगा उस चीज को। तो यहां पर देखो कुछ एग्जांपल लिए हैं अपन ने। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और यहां मैंने लिया है KI, KNO3, NH4Br। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जब आप इन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप मुझे सोच के बता सकते हैं यहां पर कि यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यस, यानी जब हम इनको डिसॉल्व कर रहे हैं इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में ही टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, एक चीज और, अब हमें कैसे पता चले कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। कई बार जैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से फिजिकली इसको, जैसे आपने KI को, KNO3 या अमोनियम ब्रोमाइड को जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, आप उस कंटेनर को हाथ लगा के देखें, यू जस्ट टच द कंटेनर एंड ऑब्जर्व इट एंड यू विल फील दैट द टेम्परेचर इज गेटिंग डाउन एंड इट इज गेटिंग कूल। जो सब्सटेंस है या जो कंटेनर है वो ठंडा होता जा रहा है, तो ठंडा हो रहा है, दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस लें, इन सम केसेस इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज नेग्लिजिबल। कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी का जो इंक्रीज होना है वो नेग्लिजिबल होता है, जैसे NaCl के केस में। बाकी NaCl भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बट जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ज्यादा कंसिडर नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, फिर कुछ केसेस और लिए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट है, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। तो इनको जब आप डिसॉल्व करते हैं, इनको जब आप वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो आप देखना जिस कंटेनर में आपने इनको डिसॉल्व किया है उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि वहां पर हीट इवॉल्व हो रही है, और जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताई है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि NaOH सोडियम, NaOH है, सोडियम सल्फेट है और सीरियम सल्फेट है। तो इनको जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सपोज सम अमाउंट ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, इन दिस प्रोसेस हीट इज इवॉल्व, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस में जब हमने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो हीट इवॉल्व हुई, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बता सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें शो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे अपन आगे। लेट्स सी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब देखिए, गैस जो होती है, ध्यान रखें, वो भी लिक्विड में सॉल्युबल होती है। अगर हम गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो वी हैव अ सेपरेट टर्म फॉर इट, दैट इज एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो ध्यान रखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की टर्म में हम गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम। सो लेट्स सी, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के फिक्स्ड वॉल्यूम में गैस का जो वॉल्यूम डिसॉल्व है वो उसकी क्या है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। तो वो ये बताता है कि कोई भी गैस जो है वो कितनी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है। अगर किसी गैस के लिए एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, इनको बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं। जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। लेट्स सी, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस। इन जनरल द गैसेज विच आर इजिली लिक्विफेबल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअली क्या होता है कि वो गैसेस जो कि जो इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। अब इजिली कौन सी गैस लिक्विफाई हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि एक टर्म होती है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, जिन गैसेस के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उनको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है, और जिनके लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उनको लिक्विफाई करना इजी होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती है, या फिर जो गैसेस जो है जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, वो ऐसी गैसेस जो होती हैं वो आसानी से क्या होती हैं, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, देखिए, द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। हमें पता है कि जब कोई गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो उस समय इनके बीच इंटरेक्शन होता है, और ये प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमेशा जब भी गैस वाटर में डिसॉल्व होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व होती है। तो हमने अभी पिछले इसमें एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अगर किसी प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेचुरल है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन भी है जो हम देख सकते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो मोस्टली वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो समर के कंपैरिजन में विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वाटर में, क्योंकि समर में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस यानी ऑक्सीजन जो है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन कम मिलती है वाटर में।
और विंटर में जब सॉलिबिलिटी मतलब टेम्परेचर कम होगा तो नेचुरली गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इजिली मिलेगी उन्हें जो डिजोल्व फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्लेन बाय हेनरीज लॉ। एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हेनरी लॉ किसे कहते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हेनरी लॉ देखें क्या है। हेनरी ने देखिए सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो लिक्विड में प्रेशर से कैसे इफेक्ट होती है। तो इसके लिए उसने एक रिलेशन दिया था। अब वो क्या है देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। यानी इसने एक रिलेशन बताया है कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसने कहा कि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो यानी जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस के उस लिक्विड के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और गैस के अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में बढ़ना, XB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन उसको, तो मोल फ्रैक्शन का बढ़ना मतलब है सॉलिबिलिटी का बढ़ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हेनरी क्या कह रहा है कि प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि गैस के मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे लिक्विड में। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ठीक है, और अब यहां पर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो मुझे कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट हम क्या यूज में ले रहे हैं, KH एक कांस्टेंट है। ठीक है, एंड KH इज द हेनरी कांस्टेंट। इसको हम क्या कह रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट कह रहे हैं। अब हेनरी कांस्टेंट का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, समझना इसको ध्यान से, कि अगर हेनरी कांस्टेंट को हम कंपेयर करें किससे, XB से। XB सॉलिबिलिटी बता रहा है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन देखो, XB इक्वल्स टू 1/KH है। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो XB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एक तरह से। तो अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो XB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां आप देखो KH जो है ना, ध्यान रखना, वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखें कि KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और KH की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है XB की वैल्यू डिक्रीज होना, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, देखो यहां लिखा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना, KH की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, while the solubility of gas decreases. It is due to this reason the aquatic species are more comfortable in cold water rather than hot water. बात समझ में आई कि यानी हॉट वाटर में एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबली क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हॉट वाटर में जो गैस की सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी और सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब जरा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि हेनरीज लॉ में पहली एप्लीकेशन की बात करें अपन तो बायोलॉजिकल कई प्रोसेस है, फिनोमिना है जहां, या इंडस्ट्रियल कई प्रोसेस है जहां पर ये एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट यहां पर है, देखो आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, when you open up the bottle of soda water or cold drink, it fizzle out, वो fizzle out होती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि when these bottles are sealed, जब इनको सील किया जाता है, they are sealed at high pressure, हाई प्रेशर पर सील किया जाता है इनको, और इनके अंदर CO2 गैस को फिल किया जाता है। तो जैसे ही आप इसके कैप को हटाएंगे, कैप को हटाते ही इसके अंदर जो CO2 गैस है जो फिल की थी हाई प्रेशर पर, एक्चुअली कैप हटाते ही उसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब गैस जो CO2 उस वाटर के अंदर डिजोल्व थी उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी और CO2 गैस बाहर आएगी। दैट्स व्हाई इज फिजल आउट, इसलिए बाहर निकलती है। बात समझ में आई ना? यानी जब सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पैक किया गया था तो उस समय उसमें CO2 गैस को फिल किया था हाई प्रेशर पर और फिर उसको कैप को लगा दिया था। आपने जैसे ही कैप को ओपन किया तो जो CO2 गैस उसमें डिजोल्व थी उस पे से प्रेशर हट गया, क्योंकि कैप हटा दिया तो 1 atm प्रेशर रह गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई प्रेशर हट गया। अब उस प्रेशर पर तो वो डिजोल्व नहीं होगी ना, क्योंकि ये गैस तो हाई प्रेशर पर डिजोल्व होती है।
तो जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो वैसे वो गैस बाहर निकलेगी, इट विल फिजल आउट, लिक्विड के साथ बाहर निकलेगी तो फिजल आउट होगी, बबल्स बनेंगे उसमें। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट accompanying द decompression of deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas। इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, सी डाइवर्स देखे होंगे आपने, तो सी डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर। अब क्या होता है कि जब वो डीप इनटू द सी जाते हैं तो हमें पता है जैसे जैसे डीप जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो अभी हम अगर हेनरीज लॉ अप्लाई करें तो हमें पता है कि प्रेशर इंक्रीज होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन तो सॉल्युबल होगी नेचुरल है जो लेके गए हैं, लेकिन साथ में नाइट्रोजन गैस भी सॉल्युबल होने लग जाती है। अब ये नाइट्रोजन गैस जो है जब ये सॉल्युबल हो गई है, ब्लड में डिजोल्व हो गई है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब वो व्यक्ति बाहर आएगा, द पर्सन कम आउट ऑन द सरफेस, जब वो सरफेस पर आता है तो क्या होता है कि वो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, अब वो हाई प्रेशर नहीं है। अब उस प्रेशर पर, एट दैट प्रेशर, नाइट्रोजन गैस इज लेस सॉल्युबल। अब नाइट्रोजन गैस क्योंकि कम सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब वो नाइट्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, वो तो वेन्स में चली गई है, आर्टरीज में चली गई है, तो वो क्या करेगी, ब्लड में से तो बाहर निकलेगी और वहां पर क्या बना लेगी, वो छोटे छोटे बबल्स बना लेगी, ठीक है, जिनको हम बैंड कहते हैं। और ये जो बैंड कंडीशन होती है दैट इज वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं वो सी डाइवर्स, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ अमाउंट में लगभग 11% जो है वो हीलियम को भी ऐड किया जाता है, जो कि क्या है, इनर्ट गैस है। और इसका एक फिक्स कॉम्बिनेशन रखा जाता है, और वो कंपोजिशन अगर मेंटेन करके रखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन तो सॉल्युबल रहती है, लेकिन नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है एक्चुअली वो कम हो जाती है। ठीक है ना। और एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसा मैंने कहा 11.7% तो उसमें होता है हीलियम, और 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये इनका कंपोजिशन होता है जो गैस सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। तो हीलियम की प्रेजेंस की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, हीलियम एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। इसके अलावा ये तो हो गया CO2 का और पेनफुल कंडीशन वाला एग्जाम्पल। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो जब हाई एल्टीट्यूड पर, सॉरी, उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो मतलब लो एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे हमें पता है कि अब हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पर एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही डिजोल्व होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हमें पता है कि वहां पर एयर की डेंसिटी कम है, तो नेचुरल है कि ऑक्सीजन भी कम है, साथ ही साथ वहां एयर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वापस हेनरीज लॉ लगाओ आप, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब गैस की अगर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, समझना, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो क्या होगा, तो वहां पर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस विल डिजोल्व इन ब्लड में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब जब हम कह रहे हैं कि प्रेशर कम हो गया है, तो नेचुरल है कि जो ऑक्सीजन है वो लेस अमाउंट में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगी, ठीक है ना, आगे, और ऑक्सीजन कम प्रोवाइड होगी सेल को, तो नेचुरल है सेल का फंक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ब्रेन का फंक्शन स्लो हो जाएगा। तो उस समय जो पर्सन है जो भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर है, एक्चुअली उसको क्या होता है कि एक बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें एक तो जैसे अनकॉन्शियसनेस का आना, ठीक है, इसको अपन एनॉक्सिया कहते हैं इस कंडीशन को, बहुत एग्जॉशन फील होना, बहुत ज्यादा थकान फील होना। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये हमने देख लिया हेनरीज लॉ किस तरह से
एप्लीकेबल है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने इसको आपको सीधे ही थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। बाकी जो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आएगा उसको हम बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।